अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सारी खबरें और अपडेट्स आप तक पहुंचानी है और हम तक भी बड़ी मुश्किल से पहुंच रही हैं। उसकी वजह ये है कि कम्युनिकेशन के राब्ते बार बार बंद कर दिए जाते हैं। ख़ास तौर पर एक्स, जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उसकी तो बाकायदा एक लोड शेडिंग की सूरत हाल है। काफ़ी घंटे बंद रहता है और फिर उसके बाद चंद एक मिनट के लिए ऑन किया जाता है और फिर से यही सूरत हाल रहती है। तो काफ़ी मुश्किल होती है इस वक्त कम्युनिकेट करने में, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया की वेबसाइट को अप्रोच करने में। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान में है और क्यों है, अभी आपके सामने रख देते हैं। रावलपिंडी के साबिक कमिश्नर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने काफ़ी ज़्यादा हलचल मचाई है, जिसके बाद अभी तक चीज़ें जो हैं वो शायद ऐसा लग रहा है कंट्रोल नहीं हो रही और एक पैनिक किसी सिचुएशन नज़र आ रही है रियासत की। बहरहाल उसके बाद मजीद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, किसकी वो आपके साथ शेयर करूंगी। आपको अंदाज़ा भी है, लेकिन उसके पीछे की कहानी भी आपके सामने रखूंगी। उसके बाद जनाब बात करेंगे कि बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि जी पीटीआई का अब आगे लाहेअमल क्या है। तो आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब ने, जो कि वज़ीर आज़म के नामजद उम्मीदवार भी हैं पीटीआई की तरफ से। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बताया है कि क्या करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और दूसरी तरफ PMLN और पीपल्स पार्टी भी अब ज़ाहिर लग रहा है कि इकट्ठी हो गई हैं और अब शायद पीपल्स पार्टी वजारतों में हिस्सा भी ले और मे भी अब ये मिलकर जो है हुकूमत बनाने की तरफ जाएं। लेकिन उससे पहले काफ़ी कुछ बाकी है, वो क्या है वो आपके साथ शेयर करूंगी। बात करेंगे कि किसके साथ इत्तेहाद करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ताकि लोगों के लिए जो ये मसला बना हुआ है कि नशस्तें, जो मखसूस नशस्तें हैं, वो किस तरफ कैसे मिलेंगी, उसके ऊपर भी बात होगी। और फिर सारे नंबर्स भी पूरे करना एक इम्पॉर्टेंट मामला है। तो ये सब कुछ इस वीलॉग में शामिल है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी आपको बता दें कि कमिश्नर रावलपिंडी चट्टा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे जो जल्जला आया, उसके आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद जैसे मैंने पिछले वीलॉग में भी थोड़ा जिक्र किया था आपसे कि सुप्रीम कोर्ट में एक अहम मुशावरत हुई, जिसके बाद तय ये किया गया कि सुओ मोटो नहीं लिया जाएगा, बल्कि 17 फरवरी को जो 19 फरवरी को जो इस वक्त एक केस फिक्स है ऑलरेडी समाअत के लिए, उसी में ही इस मामले को भी उठा लिया जाएगा। लेकिन अब मसला ये है कि उस मामले को हेयर कर रहे हैं, उसकी समाअत कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब। अब बहुत से लोग ये डिमांड कर रहे हैं और ये बड़ी फेयर डिमांड है वैसे, कि चूंकि आपके तो अपने ऊपर इल्ज़ाम लगा है इस मामले के ऊपर, जो कमिश्नर साहब ने बात की है, तो उसके बाद बनता नहीं है कि आप उस बेंच को लीड करें, उसको चेयर करें कि जिसमें इस सारे मामले को प्रोब किया जाना है। तो बेहतर यह कि आप इस मामले से खुद को अलग कर लें और कोई और 3 रुकनी या 5 रुकनी बेंच बनाया जाए जो कि इस मामले को सुने, ताकि इसकी जो एक ओवरऑल फेयरनेस है उसके ऊपर कोई सवाल ना उठे। इसी तरीके से दूसरा जो मामला इंक्वायरी का इस मामले के ऊपर है, वो है जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। वहां पे भी एक अहम इजलास हुआ, जिसके बाद ये तय किया गया कि जी बिल्कुल इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर एक इंक्वायरी कराएगा और उस इंक्वायरी में भी उन्होंने जो ज़्यादातर अफसरान डाले हैं वो सारे वो हैं जो खुद इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं और मुख्तलिफ ओहदों पे फाइज अफसरान हैं और कुछ वजारती कानून से 1-2 अफसर लिए हैं। तो मतलब आपके मातहत अगर कोई एक इंक्वायरी कर रहे हैं तो वो कैसे आपको उसमें गिल्टी ठहराएंगे, ये बात समझने से बिल्कुल कासिर है हमारी समझ। तो यानी 2 इंक्वायरियां हो रही हैं, एक चीफ जस्टिस साहब करवाएंगे और एक जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब करवाएंगे। और ये दोनों जो इंक्वायरियां हैं ये वो लोग खुद करेंगे कि जो जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये धांधली की है या करवाई है या किसी भी तरह उसमें मुलविस हैं। तो जाहिर है कि फिर इस इंक्वायरी की कोई हैसियत नहीं रहेगी। ये इंक्वायरी जो है कोई भी इसको नहीं मानेगा कि ये एक जानिबदाराना या बल्कि गैर जानिबदाराना या आज़ाद इंक्वायरी थी। आप अगर खुद बड़े ओहदे पर फाइज हैं तो आपके मातहत जो लोग हैं वो आपके खिलाफ किस तरह से चीज़ें प्रूव करने के लिए कोई भी एफर्ट करेंगे, तो जाहिर है आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो बज़ाहिर इसमें ये बिल्कुल एक अजीब मामला लगता है कि इस तरह की कोई इंक्वायरी करा के बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सिर्फ मुंह बंद किया जाए कि हाँ जी हाँ हमने इंक्वायरी करवा ली और इसमें से कुछ नहीं निकला एंड दैट्स इट। लेकिन इस तरह ये मामला बंद होगा नहीं। उसकी वजह यह है कि बात अब बढ़ चुकी है, लोगों को पता चल चुका है कि किया क्या है और किस तरह से हुआ है। और अब उसके बाद मज़ीद डैमेज कंट्रोल करने के लिए और बयानियाँ बनाने के लिए मज़ीद कुछ काम किए गए, जिसमें एक काम तो ये किया गया कि रात को, आधी रात को मुख्तलिफ ROs और DROs पूरे पिंडी डिवीज़न के उठा के उनको ज़बरदस्ती बिठा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी गई और उन्हें ये कहा गया कि जी वो तरदीद कर दें उन तमाम इल्ज़ामात की जो कि कमिश्नर साहब ने लगाए।
चलिए मैं अभी इसको अगर इस तरह ना भी पुट करूं कि ये करवाई गई है, सिर्फ यही बात सोच लेते हैं कि जी इन्होंने खुद किया आगे, तो तब भी ये कितना हैरत अंगेज है कि जनाब आधी रात को आखिर उन्हें क्या इतनी इमरजेंसी पड़ी कि वो सारे इकट्ठे हुए और आधी रात को बैठ के उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और फिर अगर आप उन लोगों की बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके चेहरे के तासुरात देखें, तो आपको अंदाज़ा होता है कि बज़ाहिर लग नहीं रहा था कि वो अपनी मर्ज़ी से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो एक तो ये हमें चीज़ नज़र आई। फिर तीसरी जो चीज़ हमें नज़र आई वो ये कि उसके बाद से थ्रू आउट शाम से कल से ट्विटर को बंद कर दिया गया है, सोशल मीडिया की समाजी राब्ते की एक बड़ी वेबसाइट, और जाहिर है कि इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। बहुत सी खबरें तो अब आपको सोशल मीडिया से ही मिल रही होती हैं, क्योंकि टीवी पर तो आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं। तो अब उसको बंद करके कोशिश की जा रही है कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन ना पहुंचने दी जाए। पहले तो ये आपका एक बुनियादी जो हक है ये उसकी खिलाफ वर्जी है, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि क्या ये सब हरबे अब कामयाब होंगे। बहुत से लोग ये बात बार बार करते हैं कि ये इसीलिए अभी तक पीछे हैं क्योंकि ये पुराने टैक्टिक्स और पुराने रिवायती तरीकों से कोशिश कर रहे थे ये सारा कुछ कंट्रोल करने की, कि किसी तरह से भी हम आवाम के बयानियों को भी कंट्रोल कर लेंगे और उसके बाद इलेक्शन भी मैनेज कर लेंगे, मीडिया को भी कंट्रोल कर लेंगे, तो बस सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा। लेकिन इस दफ़ा ऐसा हुआ नहीं। उसकी एक बड़ी वजह तो खुद इमरान खान साहब का जो एक पूरा पैटर्न नज़र आया हमें, जो उन्होंने पिछले पूरे एक साल में अपने साथ पब्लिक की राय आमा हमवार की, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने सारे मीडिया को जिस तरह से उड़ा के रख दिया, तो वो एक उसकी दूसरी बड़ी वजह थी। अब बहुत सारे लोग ये भी बात कहते हैं कि जी सोशल मीडिया के ऊपर बाकी जमातों ने इतना काम नहीं किया और बाकी जमातें इतनी तगड़ी नहीं हैं, इसलिए झूठा या सच्चा जो भी बयानिया हो, पीटीआई वाले वो बयानिया बनाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन मैं इससे इत्तफाक नहीं करती। ये बात अपनी जगह 100% दुरुस्त है कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है, और ये बात भी अपनी जगह 100% दुरुस्त है कि पीटीआई का सोशल मीडिया वाकई बहुत बड़ा भी है और इसमें वॉलंटियर्स बहुत बड़ी तादाद में हैं जो वाकई चंद मिनटों में बयानिए को जो भी दूसरी तरफ से बनता है उसके बखिए उधेड़ देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी तरफ कोई बात नहीं कर रहा, और वो बात ये है कि बयानिए का सच्चा होना भी ज़रूरी है, बयानिए में कोई वज़न होना भी ज़रूरी है। आप झूठ को जितनी मर्जी सोशल मीडिया पर फैलाएं, आप नहीं उसको प्रोपेगेट कर सकते इसी तरीके से, और कम से कम लंबे अरसे तक तो बिल्कुल नहीं कर सकते। सच हमेशा प्रिवेल करता है। अगर आपके बयानिए में जान होगी, अगर आपके पास सही तौर पर कोई सबूत प्रूफ हैं, और अगर वाकई आप हक सच के साथ खड़े हैं, तो ही आपकी बात दिल को असर करेगी। भले आप वो सोशल मीडिया पर करें, भले आप वो मीडिया पर करें, चाहे वो आप जलसे में करें, चाहे वो आप अपने बैठ के कमरे में करें, कहीं पर भी करें, लेकिन बात जिसमें कोई वजन होगा, दलील होगी, वही बात असर करेगी। असल बात ये है। वरना यही पीटीआई थी, यही उसका सोशल मीडिया था, यही सब लोग थे जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी। लेकिन बहुत सारे मामलात के ऊपर जब बड़ी तनकीद होती थी तो ये लोग डिफेंड नहीं भी कर पाते थे। बुज़दार साहब के ऊपर जब लोग तनकीद करते थे तो इनके पास कोई उसका प्रॉपर जवाब नहीं होता था। तो खाली सिर्फ ये बात नहीं है कि सोशल मीडिया उनके हाथ में आ गया और वो जिस तरह चाहे उसे इस्तेमाल कर लें। बात में वज़न होगा तो ही सोशल मीडिया के थ्रू वो वज़न जो है बाकी सबके पास पहुंचेगा। ये नहीं हो सकता कि बात में कुछ भी ना हो और फिर सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू वो कोई भी बयानियाँ बना लें। ये बात ठीक है कि वक्ती तौर पर कोई चीज़ बाज़ुकात गलत भी बहुत ज़्यादा हाइप उसकी क्रिएट हो जाती है, लेकिन वो बहुत देर पा नहीं रहता। उसके बाद उसी सोशल मीडिया पर उसका कोई ना कोई सच्चा जो पहलू होता है वो भी सामने आ जाता है। तो ये झूठ और सच की जंग है, उसको आप सोशल मीडिया या रिवायती मीडिया की जंग अगर बनाने की सिर्फ उस खिड़की से देखने की कोशिश करेंगे तो ये उसका बड़ा महदूद स्पेक्ट्रम है। अगरचे ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, जैसे मैंने पहले कहा, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, ये बहुत बड़ा टूल है उनके हाथ में और उन्होंने इसे सही तौर पर इस्तेमाल भी किया है। लेकिन उसके पीछे एक जो बड़ी वजह है वो ये है कि उनके पास कहने के लिए कुछ है। आज आप आके नून लीग के लोगों को देख रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं लेकिन कहने के लिए कुछ नहीं होता। एक सवाल उनसे होता है और वो काटने को दौड़ते हैं। उनको समझ नहीं आ रही होती कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन कैसे रोकें, कैसे छुपाएं। आप देख लें, आमिर मीर साहब उस दिन कल समर अब्बास साहब के प्रोग्राम में आए, उनके मुंह से गालियां निकल गई ऑन एयर। आज आप मुर्तजा सुलंगी साहब को देख लें, बीबीसी के रिपोर्टर से उलझ गए। उन्होंने क्या वो बात कर रहा है, वो बंदा कह रहा है कि आप मुझे बात करने का मौका दें, टाइम दें, आप नहीं दे रहे। फिर वो अगर आपसे चलते चलते सवाल कर रहा है कि एक जर्नलिस्ट है, वो आज़ादी इजहार राय के ऊपर बात कर रहा है या जर्नलिज्म की बात कर रहा है, जो पाकिस्तान में सिचुएशन है उसके बारे में आपसे सवाल कर रहा है, और आप एक राइट पर्सन हैं इस बात का जवाब देने के लिए क्योंकि आप वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, आप उसको सुकून से सुने, उसका जवाब दें। लेकिन ये उससे उलझ पड़े, उससे बदतमीज़ी करने लगे। उनकी टोन भी बड़ी ख़राब थी और उसके बाद उसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगा दिया कि हमारे तो दरमियान भी बीबीसी और हमारे दरमियान तो बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। और फिर उसके बाद
उसके साथ थोड़ी हाथापाई की भी कोशिश की, बाकायदा उससे मोबाइल छीनने की भी कोशिश की। तो ये एक मिनिस्टर की तरफ से इस किस्म का रवैया बहुत ही हैरान कुन भी था और काबिल मजम्मत भी। यानी इन्होंने, अब मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल मीडिया को भी ऐसा ही समझ लिया है कि जैसे ये अपने ही मीडिया वाले हैं, जैसे मर्जी इनको हाँक लो और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बेचारे मारे खा खा के आदी हो गए हैं, इनके साथ हम ये करते रहे हैं और बाकी लोग भी ऐसे ही झेल लेंगे हमें। तो ऐसा नहीं है साहब, ये आपका ही चेहरा बेनकाब हो रहा है। ये इंटरनेशनल मीडिया में आपको बताया जा रहा है कि जी बिल्कुल, जो पाकिस्तानी सहाफ़ी अगर चीखते हैं कि उनके साथ ज़्यादती होती है पाकिस्तान में, तो फिर ये बात ठीक है, क्योंकि ये तो अगर हमें नहीं छोड़े तो फिर उनको कहाँ छोड़ते होंगे। तो अब ये जो चीज़ है ये बड़ी ऑब्वियस है। असल में ये सब चीज़ें किस बात का इजहार है? असल में ये सब चीज़ें, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो गुस्सा है, ये मायूसी है, ये इसी बात का इजहार है कि इनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। जो जुल्म इन्होंने किए उसका कोई जवाब नहीं है, और फिर यही वजह है कि आपके पास जब कोई जवाब नहीं होता तो फिर आप किसी को सुन नहीं पाते, और फिर आप इसी तरह उलझते हैं जैसे आजकल ये लोग उलझ रहे हैं। आप PMLN के लोगों को देख लें, आप निगरान हुकूमत के लोगों को देख लें, ये इसी तरह आपको मारने के लिए दौड़ते हैं। इनका बस नहीं चलता कि ये आपको क्या कुछ ना कर दें। तो ये सारी चीज़ें इसी बात की हैं। अगर इनके पास बयानिया होता, यही PMLN थी ना जब वोट को इज्जत दो का बयानिया लेके चल रही थी, पॉपुलर भी थी, ज़िमनी इलेक्शन भी जीत रही थी, आपको स्क्रीन टाइम मिलता था, आगे PTI के लोगों को बोलने भी नहीं दे रहे होते थे ये लोग स्क्रीन पर आकर। तो क्या था उस वक्त? बयानिया था आपके पास कोई चीज़ थी कहने के लिए। अब जब आपके पास कुछ है नहीं तो आप कभी सोशल मीडिया को बुरा भला कहते हैं और कभी एंकर्स को बुरा भला कहते हैं, कभी सहाफ़ियों को बुरा भला कहते हैं, और कभी आप इस किस्म के हथकंडे आजमा कर जो शख्स भी उसके बारे में बात करता है आप उसको बुरा भला कहते हैं। इस तरह से ये नैरेटिव बिल्डिंग होती नहीं है। तो आप ये पुराने टैक्टिक्स से भी निकल आएँ और इस बात से भी निकल आएँ, इस रियलिटी को अब अपना लें कि आपके बयानिया ख़त्म हो चुके हैं, आपका झूठ लोगों पे अयां हो चुका है, इसीलिए लोगों ने आपको मुस्तरद किया है। और अब इस डिफीट को आप हैप्पीली एक्सेप्ट करें और जिसका मैंडेट है उसको दें ताकि वो हुकूमत बनाए और आगे मुल्क चले। लेकिन इस वक्त हमें ये अभी खींचातानी मजीद नज़र आ रही है। अब ये जो मामला है सीटों के हवाले से और हुकूमत बनाने के हवाले से, उसको अगर आप देखें तो जनाब अब आज अयूब खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उमर अयूब साहब ने, उन्होंने आकर, पहले तो बड़ी बात है, बड़ी अरसे की रूपोशी के बाद वो सामने आए क्योंकि सारी ज़मानतें उन्हें मिली, और उसके बाद आज मरकज़ी सेक्रेटेरिएट PTI के उसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ऐलान किया है कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, मरकज़ में भी, पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी। अब खैबर पख्तूनख्वा का तो मामला तकरीबन सबके सामने ऑब्वियस ही है, लेकिन मरकज़ और पंजाब में आप कैसे हुकूमत बनाएंगे, इस पर सब लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई आप ये कैसे दावा कर सकते हैं जबकि आपके पास नंबर्स भी पूरे नहीं हैं। दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि हम PMLN या पीपल्स पार्टी से कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे, तो इनसे इत्तेहाद किए बगैर तो आपके नंबर ही पूरे नहीं होते। तो ये इतना मुश्किल सवाल नहीं है, न जाने क्यों बार बार इसको उलझाया जाता है। उन्होंने वन लाइन में यही बात की है कि जब हमें सीटें वापस मिलेंगी, जब हमारा मैंडेट हमें वापस मिलेगा तो हम हुकूमत बनाएंगे। इसके अलावा वो ये तो नहीं वो कह रहे कि वो 100 सीटों के साथ ही हुकूमत बनाने जा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमारी 180 सीटें हैं, हमारी सीटें हमें वापस करें और हम हुकूमत बनाएंगे। जबकि उनको इस बात की उम्मीद है कि अगले चंद दिनों में ये सीटें उनके पास वापस आ जाएंगी। और उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर ये सीटें उन्हें नहीं वापस मिल रही तो फिर वो किसी के साथ मिला के हुकूमत बना लेंगे, ये वो नहीं कह रहे। फिर वो यही समझते हैं कि अगर ये सीटें उन्हें नहीं दी गई तो वो अपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन अगर ये सीटें वापस मिल जाती हैं, जो कि उन्हें उम्मीद है कि मिल जाएंगी, तो फिर वो कहते हैं कि वो विफाक में भी हुकूमत बनाएंगे, पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे और KP में भी हुकूमत बनाएंगे। अब सारी कहानी अगले एक हफ्ते के अंदर आके क्लियर होगी कि कितनी सीटें इन्हें मिलने का इम्कान है या नहीं है। इसके साथ साथ अब इसमें जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर PTI किस जमात में शमूलियत इख्तियार करेगी, क्योंकि इन्हें अब रिजर्व सीट्स भी चाहिए और अपने तमाम लोगों को एक जगह यकजा करना भी ज़रूरत है। इस वक्त इस पर बहुत बात हो रही थी, बहुत दिनों से बात हो रही थी और हर कोई इसके ऊपर मुख्तलिफ एतराज़ात उठा रहा था। इसीलिए अभी तक PTI किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाई, क्योंकि कभी ये तय किया गया कि जनाब जो है MWM के साथ इत्तेहाद किया जाए, तो कुछ लोगों को उस पर एतराज़ था। फिर ये तय किया गया कि नहीं, जो इनकी साहबजादा हामिद रज़ा की जमात है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उसके साथ इत्तेहाद किया जाए, लेकिन वो भी फिर नहीं किया गया। फिर उसके बाद ये भी खबरें आ रही थी कि शायद जमात इस्लामी से इत्तेहाद कर लिया जाए, वो भी बात ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। फिर अभी रिसेंट जो खबर आई थी वो ये कि जो परवेज़ खटक साहब की जमात थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, इसके साथ जो है इत्तेहाद कर लिया जाएगा। परवेज़ खटक साहब इस सिलसिले में कल हमने देखा कि मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और उन्होंने पार्टी और सियासत को खैर बात कह दिया, उनका शौक पूरा हो गया। इससे पहले बड़ी बड़के मार रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा जी अब मेरी सेहत मुझे इजाज़त नहीं देती, तो इसलिए मैं अब सियासत और पार्टी को नहीं चला रहा।
तो अब वो पार्टी बिल्कुल खालम खाली पार्टी है, उसके सरबराह कोई भी नहीं है इस वक्त। तो ये भी बात हो रही है कि शायद पीटीआई अपनी उसी एक विंग जो उनसे अलग हुआ था उसी के साथ दोबारा इत्तेहाद कर ले। अब क्या इस सब चीज़ का कोई है इम्कान? बज़ाहिर इसके ऊपर बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि ये लोग महमूद खान साहब हों या परवेज़ खटक साहब हों, ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी को ना सिर्फ छोड़ा बल्कि उसको नुकसान पहुंचाया। इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बदजुबानी भी की, और इसके साथ साथ जितना जुल्म सितम होता रहा उनके मेंबरान के ऊपर, उसमें ये लोग शामिल रहे। तो इसलिए इनकी पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होना चाहिए। अब इस वक्त मसला ये नहीं है कि उनके साथ इत्तेहाद करना है या नहीं करना, क्योंकि अगर ये इत्तेहाद करते हैं तो उनको तो ये कुछ नहीं दे रहे, उनके पास है क्या जो ये उनको दे देंगे। सिर्फ ये एक इन्हें प्लेटफॉर्म चाहिए कि जिसके ऊपर ये इकट्ठा होना है। अब वो प्लेटफॉर्म कौन सा हो? अगर हर एक किसी भी पार्टी में आप मुख्तलिफ नक्स निकालते रहेंगे तो फिर तो किसी भी पार्टी में इत्तेहाद मुमकिन नहीं रहेगा। और इतने में होगा ये कि अब आपके पास सिर्फ 3 दिन हैं, क्योंकि केपी असम्बली के तकरीबन तमाम नोटिफिकेशन हो चुके हैं। इसी तरह मरकज़ में भी 40 के करीब मेरा ख्याल है नोटिफिकेशन हो चुके हैं इन उम्मीदवारों के जो पीटीआई की हिमायत से जीते हैं। और इसी तरीके से पंजाब असम्बली में भी बड़ी तादाद में नोटिफिकेशन हो चुके हैं। और जब एक दफ़ा कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी हो जाए आज़ाद उम्मीदवारों का, तो उसके पास 72 घंटे का वक्त होता है कि वो किसी भी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ले। और अगर वो इस दौरान शमूलियत इख्तियार ना करे तो फिर उसके बाद उसको बाकी टाइम असम्बली में आज़ाद रुकन की हैसियत से ही गुजारना पड़ता है। तो अगर ये सिलसिला रहा, तो अगर ये सारे आज़ाद रह गए तो फिर तो इन्हें ना तो मखसूस नशिस्तें मिलेंगी और ना ही फिर ये किसी पार्टी पॉलिसी के पाबंद रहेंगे। ये जिसको चाहें, जब चाहें, जिस बिल पर चाहें, जैसे चाहें वोट कर सकेंगे। तो इसलिए इन्हें एक पार्टी प्लेटफॉर्म पर लाना बड़ा ज़रूरी है, और इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि एक कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो तमाम तरफ से नजर आए और किसी एक जमात पे जब आप फैसला कर लें। और अब जो लेटेस्ट खबर आ रही है उसके मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पर ही फैसला हुआ है कि उस पार्टी में ही ये लोग जाकर अपना तमाम बयान हल्फी जमा करा देंगे और उस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। और फिर इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नाम से कौमी असम्बली में हमें नजर आएगी और उसी के नाम से फिर उससे मुख्तलिफ नशस्तें वगैरह जो हैं वो अलॉट की जाएंगी। तो अब बज़ाहिर इस बात का ही इम्कान नज़र आ रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ ये लोग इत्तेहाद बना लेंगे। लेकिन इसके ऊपर अगेन वही बात है, तनकीद भी होगी, बहुत कुछ होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि वक्त की ज़रूरत के मुताबिक मसलहतन इस चीज़ को, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, तो सबको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर आपका इसमें नुकसान ही है। और मेरा ख्याल है कर ही लेंगे अल्टीमेटली, क्योंकि जब फिर फैसला होगा बल्ले का या पार्टी का या इंटर पार्टी इलेक्शन होंगे, जो कुछ भी होगा वो फिर बाद की बात है। अगर अब इस मामले के ऊपर कानूनी दरवाज़ा भी खटखटाया गया तो 1-2 दिन में तो इसका फैसला जल्दी से होने नहीं लगा। और यहाँ पर आपकी शमूलियत के लिए अब सिर्फ 3 दिन का टाइम है। तो 3 दिन में अदालतें तो आपको ये फैसला करके नहीं देने लगी कि आप पार्टी हैं और आपके पास बैट है या नहीं है, लिहाजा आप क्या करेंगे। तो इसलिए अदालतों पर रहे तो फिर आप ऐसे ही रह जाएंगे। उससे बेहतर है कि जो आपके पास सियासी ऑप्शन इस वक्त अवेलेबल है वो आप यूज़ करें, बाकी अदालती जंग साथ साथ चलती रहेगी। तो ये अब बज़ाहिर जो है एक बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि इस वक्त पीटीआई ये कार्ड खेल रही है। लेकिन क्या पीटीआई हुकूमत बनाएगी, इस बात का इन्हिसार अगले 1 हफ्ते में काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बैकडोर भी चल रही हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता दूं, बहुत सारी चीज़ें बैकडोर चल रही हैं। और अगर बैकडोर चीज़ों में कोई पेशरफ्त होती है तो फिर पीटीआई को उनकी ये खोई हुई नशिस्तें, लूटी हुई नशिस्तें वापस मिल सकती हैं। और अगर वो बैकडोर डेवलपमेंट नहीं रहती और फिर मसला गड़बड़ और ख़राबी की तरफ जाता है तो फिर भी ज़्यादा मसला जो है वो PMLN और पीपल्स पार्टी के लिए होगा। उसकी वजह यह है कि जब 80-90 बड़ी तादाद में अपोजिशन के लोग जो आपको चैन से ही नहीं बैठने देंगे, कार्रवाई चलाने ही नहीं देंगे, तो आप कैसे कानून साजी करेंगे, आप कैसे कार्रवाई चलाएंगे? ये एक बहुत बड़ा मसला बन के अपोजिशन इनके सामने खड़ी हो जाएगी। तो अब आपके पास क्या उसका हल है ये तो मैं अभी नहीं कह सकती, लेकिन एक बात तय है कि सहूलतकारों ने, हैंडलर्स ने, जो भी आप उनके नाम ले रहे हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN को ये मैसेज फ़िलहाल तक दे दिया है कि इकट्ठे अच्छे बच्चे बनकर पुरानी तनख्वाह पर गुजारा करो और हुकूमत बना के चलाओ। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर कोई पीछे हटने की कोशिश करेगा तो फिर उसको भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। PMLN को तो बड़ा वाजे, जैसे मालिक साहब की खबर है, कहा गया है कि जी फिर पंजाब भी आपको नहीं मिलने लगा, ये आप सोच लें। और पीपल्स पार्टी को भी बताया गया है कि भाई आपके लिए भी मुश्किलात हो सकती हैं, तो आप भी अच्छे बच्चे बनकर ज़रा साथ जड़ें और जो PMLN है उसके साथ मिलकर हुकूमत बनाएं। तो अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उन्हें ले जाया तो जा रहा है हुकूमत बनाने की तरफ, लेकिन उधर PTI ने भी अपने जो तमाम कह लें कि ऑप्शंस हैं उनको खुला रख लिया है
کہ اگر سیٹیں واپس نہیں ملتی، بات چیت کامیاب نہیں ہوتی، تو پھر اس صورت میں اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور پھر ان کا جینا آرام کریں گے، اور اگر سیٹیں واپس مل جاتی ہیں تو آف کورس پھر پیپلز پارٹی کی یا کسی بھی اور کی ضرورت نہیں ہوگی اور پی ٹی آئی خود ہی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائے گی۔ تو یہ جو اگلا ویک اب شروع ہو رہا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس میں یہ جو دھاندلی والی کے الزامات ہیں یہ سب ٹولز کی طرح آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔